स्टूडेंट्स लास्ट टर्न पे हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन खत्म कर लिया था, ग्रेटेस्ट एंटिटी फ्रैक्शनल पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, उसी पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो, उसके अंदर एक सिग्नम फंक्शन और होता है, उसे करेंगे। लेकिन उससे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन से बाहर निकलते हुए एल्जेब्रिक का पार्ट होता है, एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल मैंने दो बताए थे। एक ट्रांसेंडेंटल वाले पर आते हैं, कौन से पे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत ही जल्दी इसके ग्राफ की बात करूंगा मैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री का बल्कि पहले ही चैप्टर जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर था 11th क्लास के अंदर, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक डाला था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक, तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वहां पे क्या देखा था? ग्राफ देखा था, उसमें भी थोड़ा सा फंक्शंस पढ़ चुके थे, तो डोमेन और रेंज देख चुके थे। ठीक है, यहां पे वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ देखने, कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा ये देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आने वाला है हमारे पास? कि आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब हमारा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ग्राफ समझाने की जरूरत नहीं है, वो तो एक सर्किल से समझ में आता है। सर्किल का मैंने आप लोगों को प्रूफ बताया था, सर्किल पे घुमा घुमा के एंगल दिखाए थे आपको और ट्राइंगल बना बना के निकाला था। क्या बोला था? रिडक्शन फॉर्मूला जो था हमारा, रिडक्शन फॉर्मूला के प्रूफ देखे थे अलग अलग एंगल के लिए, कि 90 प्लस थीटा में सर्किल पे कैसे घूम रहा है पॉइंट, 90 माइनस थीटा पे कहां पहुंच गया, 90 माइनस थीटा पे कहां है, 90 प्लस थीटा पे कहां चला गया, 180 माइनस थीटा पे वो पॉइंट घूम रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। साइन थीटा क्या होता है अपने आप में? साइन थीटा होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, रेडियस ऑफ द सर्किल, ऑफ द यूनिट सर्किल। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? ठीक है, सब बातें समझ ली थी हमने ट्रिग्नोमेट्री में, उससे हम ग्राफ बनाना सीख चुके थे। वही ग्राफ दोबारा बनाने जा रहा हूं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आपको पता है इसका ग्राफ। ठीक है, ऐसा होता है साइन एक्स का ग्राफ। एक बात मैं बता दूं, हम लोग जो ग्राफ बना लेते हैं ना रफ, उसमें से ना बहुत स्टीप करते हैं हम, कि बहुत तेजी से ऊपर गया है। ये ऐसे नहीं जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा इसकी ओरिजिनलिटी क्या है, कि यहां पर आया 1 और यहां पर आया पाई। ठीक है, तो ये ऐसे जाता है इतना धीरे से। ठीक है, 1 से पाई में आता है ना वो, क्योंकि आपको पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आती है इसकी, वो कहां कितनी निकल कर आती है? 1 निकल कर आती है। अरे बहुत छोटा ग्राफ बना दिया शायद मैंने, दिखेगा नहीं आपको फोन में, मैं बड़ा ग्राफ बनाता हूँ थोड़ा, दिक्कत ना हो जाए ना। ठीक है, तो ये ग्राफ बना दिया था यहाँ पे। मैं आपको बताना चाह रहा था कि इतना स्टीप नहीं जाता, वो थोड़ा ऐसे जाता है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक जगह जाकर उसका काम आएगा। आप लिमिट में एक आध गलती कर दोगे अगर आपको वो नहीं पता होता। ठीक है, तब खैर असली बता दिया जाता है, कोई बात नहीं है। तो वैसे वो इतना स्टीप नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि ये यहाँ पाई पर आता है, ये पाई/2 पर 1 मिलता है, 1 वैल्यू होती है हाईएस्ट। ठीक है, तो आप देखोगे इतनी चीज को आपने 1 लिया है। अगर इतनी चीज को आपने 1 लिया है तो आपको पता है ये पाई जो है ये 3 से ज्यादा होता है, तो 1 अगर इतना लिया तो 3 इतना होगा, तो पाई वहां होना चाहिए था। तो ग्राफ ऐसे जाता धीरे धीरे बढ़ के। लेकिन चलो हम रफ में बना रहे हैं, हम तो रफ फिगर ले रहे हैं, तो वो इतना स्टीप नहीं होता है ग्राफ जितना अभी दिख गया है आपको स्टीप। ठीक है, तो ये पाई पर 0 बना, फिर यहां पर कितना आता है? पाई आता है, फिर 2 पाई आता है, फिर आपका 3 पाई आता है, फिर 4 पाई आता है। ग्राफ आपको याद है, ग्राफ में मेहनत नहीं, नीचे से नीचे की वैल्यू -1 मिलती है, यहाँ पर माइनस पाई आता है, यहाँ पर -2 पाई आता है, इधर आपका 3 पाई/2 आता है, इधर आपका 5 पाई/2 आता है, इधर आपका 7 पाई/2 आता है, यहाँ पर आपका -पाई/2 आता है, और यहाँ पर आपका -3 पाई/2 आता है। देख लो आराम से, देखिए वैल्यू कहाँ रिपीट होती है जाकर, इसकी देखना ध्यान से, कि ये 1 मिली थी यहाँ वैल्यू, दोबारा 1 कहाँ मिलेगा? जाकर 5 पाई/2 पर मिलेगा। कितना आया डिफरेंस? आपका 2 पाई का डिफरेंस आया। इसका मतलब 2 पाई के बाद, हर 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ अपनी वैल्यू रिपीट करता है। कुछ बच्चों के दिल में सवाल आता है कि सर यहां पर 1/2 निकालता है पाई/6 पर, ठीक है, और 5 पाई/6 पर भी 1/2 निकाल देता है, 1/2। तो ये तो 2 पाई के बाद रिपीट नहीं हुआ। तो इसके बारे में पीरियोडिक फंक्शन में समझाई जाती है बात, कि भाई इसके नेबरहुड के पॉइंट देखे जाते हैं, कि पाई/6 के जो आगे वाला पॉइंट है वो 1/2 से बड़ा है। क्या 5 पाई/6 के आगे वाला पॉइंट भी ऐसे ही है? क्या वो 1/2 से बड़ा है? ये वाली वैल्यू बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। ठीक है, तो नेबरहुड पॉइंट्स का भी जो पैटर्न है वो सेम होना चाहिए, कि इसके नेबरहुड पॉइंट जैसे बिहेव कर रहे हैं वैसे इधर के नेबरहुड पॉइंट्स का बिहेवियर होना चाहिए, जो नहीं है।
पीरियोडिक फंक्शन में देखेंगे, बात अभी नहीं, मैं बता रहा हूं कि 2 पाई इंटरवल पे रिपीट करता है साइन अपनी वैल्यू। एक बात हुई है, ठीक है, ये 3 पाई लिखा था। अच्छा, दूसरी बात क्या हुई कि साइन जो है अपने आप में वो इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर मैं देखूं तो इस लाइन के अबाउट, ये कैसे सिमेट्रिक होता है, कैसे सिमेट्रिक होता है कि जितनी इधर जाके जीरो से जितनी आगे वैल्यू मिलती है आपको, अगर आप मैंने एक लाइन काट दी यहां पर, उतनी ही पाई से पीछे वैल्यू मिलेगी। मतलब यहां से और यहां से बराबर दूरी पर है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बराबर दूरी पर है। अगर आपने कोई एक लाइन कट करी है ऐसे करके, इस वाली बात का ध्यान रखना है आपको, तो एक्स की जिस वैल्यू के लिए आपको यहां पर कट किया है, जीरो से जितना आगे था वो उतना ही पाई से पीछे होगा, उतना ही पाई से। ये सब बातें ट्रिग्नोमेट्री में हो चुकी हैं। ये सब बातें जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन लिखा है वो ऐसी तो लिखा है कि साइन थीटा अगर 1/2 आ गया तो आपको पता है आप उसे n पाई प्लस -1 की पावर में n पाई/6 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो वो ऐसे ही निकाल के दिखाया था कि कहां वैल्यू जाती है। ठीक है, इस पे इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन आपकी सिर्फ याददाश्त ताजा करवाने के लिए कि अगर आपने एक लाइन काट दी ऐसे करके, तो इसको x की किस वैल्यू के लिए ये वाला पॉइंट मिलेगा, x की किस वैल्यू के लिए वाला पॉइंट मिलेगा, तो पाई से जीरो से जितना आगे होगे वो आसानी से निकाल लोगे और उतना ही पाई से पीछे होगा वो। ठीक है, खैर एक बात तो ये। अच्छा, डोमेन अगर पूछा जाए फंक्शन का, तो डोमेन है इसका ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर क्यों? आप देख रहे हो जो ग्राफ राइट साइड में चलता चला जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक, और लेफ्ट साइड में चलता जा रहा है माइनस इनफाइनाइट तक, रियल नंबर सारे। अच्छा, रेंज पूछ ली जाए अगर फंक्शन की, तो रेंज ऑफ फंक्शन अगर पूछी जा रही है तो नीचे से नीचे की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी -1, और ऊपर से ऊपर की वैल्यू कितनी आ रही है 1। फंक्शन की -1 से नीचे तो वैल्यू नहीं जा रही, इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन आपकी -1 to 1 है। रेंज ऑफ फंक्शन मतलब किसकी वैल्यू, मतलब y की वैल्यू, मतलब sin x की वैल्यू, मतलब sin x कहां से कहां लाई करता है, -1 से 1 के बीच में। या फिर आप पूरी रेंज लिखने के लिए आप ये बोल सकते हो mod sin x is less than or equal to 1 ऑलवेज। ऐसा है कि हाँ देखो, अगर कोई मॉड आपका 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब वो जो वैल्यू अंदर लिखी हुई है साइन एक्स, वो कहां से कहां के बीच में रहेगी, -1 से 1 के बीच में। और वही बात ट्रू है, वही बात ट्रू है। ठीक है, उसके बाद 2-3 पॉइंट इसके अंदर लिखे जाते हैं कि साइन एक्स अगर जीरो है तो किस जगह पर जीरो है। तो मैं आपको बता दूं, x इज इक्वल टू एन पाई पे जीरो है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू जीरो होती। कैसे लिख दिया सर डायरेक्ट, समझाओ। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में ये मेहनत कर चुके हैं, सारी सब कर चुके हैं ये मेहनत। आपको पिछला सारा याद होना चाहिए। अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो रहा है, वो एक बार पहले पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू जीरो कहां होती है, x इज इक्वल टू एन पाई पर। साइन एक्स की वैल्यू 1 कहां पर होती है, x इज इक्वल टू, इसमें देख लो एक बार, यहां पर हो रही है 1, फिर अगली यहां पर हो रही है। ठीक है, जीरो में π/2 ऐड किया, फिर 2 पाई में π/2 ऐड किया, 2 पाई में π/2 ऐड किया, तो ये कहां पर होती है, 2n पाई प्लस π/2 पर। साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है, अच्छा 2n पाई प्लस π/2 पर, हाँ ठीक है। अच्छा, साइन एक्स की वैल्यू -1 कहां पर होती है, साइन एक्स की वैल्यू -1 होती है, एक्स की वैल्यू 2n पाई माइनस π/2 होता है। देख लो आराम से, 2n पाई का मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इससे π/2 घटा दूं यहां पर साइन की वैल्यू कितनी, -1। साइन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। ठीक है, ये रहा आपका 2 पाई, 2 पाई में से π/2 घटा दूं, यहां पहुंच गए यहां पे साइन की वैल्यू। ये रहा आपका 4 पाई, इवन पाई रहा, इससे π/2 घटा दूं, यहां पर साइन की वैल्यू -1। देखा आराम से। या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, 2n + 1 पाई प्लस π/2, कि ऑड पाई से π/2 आगे, या तो इवन पाई से π/2 पीछे ले लो या ऑड पाई से π/2 आगे ले लो, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको पता है कि रेफरेंस लाइन, हमने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्री में कि रेफरेंस लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंगल होता है 2n पाई, वहीं से वही रेफरेंस लाइन कहलाती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है इतनी बात में आपको तकलीफ नहीं होगी। ये कुछ छोटी छोटी वैल्यू जो आपको एकदम जबान पे होनी चाहिए कि याद एकदम। ठीक है, इसको अगर आपको बहुत दिल चाह रहा है तो आप इसे 4n + 1 π/2 लिख लो, और इसका बहुत दिल चाह रहा है तो आप इसे 4n + 3 π/2 लिख लो। क्या किया है सर, एलसीएम ले लिया, और क्या किया है, एलसीएम ले लिया। ये 4n पाई प्लस पाई, 4n + 1 पाई/2। ठीक है, कुछ नहीं, आपकी मर्जी है। ये एक बात हुई, ठीक है। अच्छा,
ये तो लिख दी मैंने वैल्यूज। उसके बाद आपको निकालनी आनी चाहिए इसकी इनइक्वालिटी। ठीक है, कुछ बेसिक बात वो मैं लिखवा रहा हूं, बाकी तो डोमेन में हम पूरी इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आया साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर इनइक्वालिटी लिखकर आती है तो आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि एक्स की किस वैल्यू के लिए साइन एक्स पॉजिटिव है, एक्स की किस वैल्यू के लिए साइन एक्स पॉजिटिव है। यही बात हमारी 11th बी में रह गई थी, यहीं पर लिखवा के छूट गया था बस शायद, क्योंकि बंद हो गई थी कोचिंग, एमयू बंद हो गया था क्योंकि प्रोटेस्ट के लिए। ठीक है, तो साइन एक्स ग्रेटर देन, उसके बाद डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर दी थी क्योंकि एक क्लास का रह गया था टॉपिक आपका। तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब ये पूछ रहे हैं एक्स की किस वैल्यू के लिए आपका साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो आप बताओ मुझे, साइन एक्स ग्रेटर देन 0, इस ग्राफ के अंदर साइन एक्स की वैल्यू, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अगर ये ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का है तो साइन एक्स पॉजिटिव होने का मतलब ये पूछा जा रहा है कि y पॉजिटिव कब है, कब का मतलब x की किस वैल्यू के लिए है। आप बताओ ये y पॉजिटिव होने का मतलब x एक्सिस से ऊपर कब है ग्राफ, तो 0 से पाई के बीच में, फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में। देखो आराम से, कहां से कहां के बीच में, मतलब x बिलोंग्स टू कहां से कहां जाएगा, 0 से पाई के बीच में, फिर यूनियन में 2 पाई से 3 पाई के बीच में, फिर उसके बाद यूनियन में 4 पाई से 5 पाई के बीच में, ऐसे चलता जाएगा। अगर आप चाह रहे हो इसे ठीक से लिखना तो इसे ऐसे लिखा जाता है 2n पाई से लेकर 2n+1 पाई तक। ठीक है, और इसका यूनियन व्हेन x बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, लिख दिया, ये ऐसा हम पहले लिख चुके हैं। कि ये यूनियन लगा के क्या दिखाना चाह रहे हो सर आप, अरे वो इतने सारे यूनियन थे ना, आप n की वैल्यू, अच्छा आपका दिल चाह रहा है कि सिर्फ ऐसे ही लिखा रहने दें, बिल्कुल लिखा रहने दो, कोई गलत नहीं है इसके अंदर, 2n+1 पाई। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब IIT यूनियन लगा लगा के देना शुरू करेगा, अब बहुत टाइम हो गया है, अब वो देना शुरू कर सकते हैं कभी भी। तो आपको पता होना चाहिए कि n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 से पाई चला जाएगा, 1 पुट करूंगा तो 2 से 3 पाई चला जाएगा, 2 पाई से 3 पाई। ठीक, और उन सब का यूनियन होगा, तो ये किया है यूनियन और n को किया है इंटीजर, और इस पूरे सेट को x बिलोंग कर रहा है। ये आपका n जब इंटीजर हुआ तो इनफाइनाइट इंटरवल्स का यूनियन हो गया, ये इनफाइनाइट इंटरवल्स का यूनियन, उसको x बिलोंग कर रहा है। ऐसे लिखी गई बात। अच्छा ये क्या चीज देखी हमने, ये हमने कैसे देखा था, ये हमने ऐसे देखा था, मैं रफ सा ग्राफ बना रहा हूं कि साइन एक्स पॉजिटिव का मतलब आपका y पॉजिटिव, मतलब ये ऊपर वाला ग्राफ, x की किस वैल्यू के लिए ये ऊपर वाला ग्राफ आ रहा है। ठीक है, एक और तरीका क्या है देखने का, कि आपको पता है कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि x जो है आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। तो आपको यहां से यहां तक के क्वाड्रेंट को जनरल फॉर्म में लिखना है बस। क्वाड्रेंट का मतलब कि जब एंगल यहां से लेकर यहां तक जाए, तो आपको पता है ये होता है 0 और ये होता है पाई, तो 0 से पाई के एंगल के बीच में, कि 0 से पाई का जब हम एंगल लेंगे, 0 से पाई का एंगल लूंगा, उस टाइम पे साइन एक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और फिर क्या, वो 0 होता है लेकिन साथ साथ आपको पता है कि घूम कर आएंगे तो 2 पाई भी हो जाता है, और ये कितना हो जाता है 3 पाई, इसका मतलब 2 पाई से 3 पाई के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये चीज होती है क्वाड्रेंट पे देखना, और वो चीज होती है आपकी ग्राफ पे देखना। दोनों ही चीज, दोनों ही केस से आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं, जब हम अगर ट्रिग्नोमेट्री में जब मैं पढ़ा था इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में था शायद ये, जहां पे था, ठीक है, तो तब हम इसको क्वाड्रेंट से पढ़ते हैं ऐसे करके, कि देखो इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में यहां से यहां तक का एंगल लिखवाओ बस, और आप आसानी से लिखवा देते। अभी हम ग्राफ से देख रहे हैं कि अच्छा साइन पॉजिटिव, साइन एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स तो इस ग्राफ में y इज इक्वल टू साइन एक्स है, मतलब y पॉजिटिव, y पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर कहां पर है, कहां पर ऊपर है। ठीक है, 5वां पॉइंट, कोई पूछ ले आपसे कि साइन एक्स नेगेटिव कहां है, तो क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो यहां से यहां में नेगेटिव है। ठीक है, ये आया पाई, ये आया 0, 0, 2 पाई, 4 पाई, यहां पाई, 3 पाई, 5 पाई। ठीक है, क्या इसे पाई से 0 लिख दूं क्या, आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाता है। आप 0 से शुरू हुए थे, 0 से शुरू होकर अगर यहां तक आ गए हो तो पाई पर आ गए हो, पाई से जब आप आगे बढ़ रहे हो तो वापस 0 पे थोड़ी जाओगे। कितना एंगल टोटल कवर हो चुका है अब यहां तक आने में, 2 पाई कवर हो चुका है। इसका मतलब पाई से अगर हम जा रहे हैं, पाई से तो कहां तक जा रहे हैं, 2 पाई तक, और 3 पाई से जा रहे हैं तो कहां तक जा रहे हैं, 4 पाई तक। इसका मतलब x की वैल्यू आपकी कहां से कहां जाएगी, पाई से लेकर 2 पाई तक।
ठीक है, यूनियन में 3 पाई से लेकर 4 पाई तक, ऐसे करके ऐसे जा रही है। इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है 2n-1 पाई से लेकर 2n पाई तक। ये 2n-1 क्यों लिखा, मैं आपको ध्यान समझाऊं। आप इसको ऑड पाई लिखना था ना, 2n+1 पाई से लेकर 2n पाई तक। अगर आप इसको लिख देते, वो यूनियन वगैरह भी लगा दूंगा मैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, तो जब आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करने पे 3 पाई और यहां पर 2 पाई, 3 पाई से 2 पाई चले जाते आप। अच्छा, 3 पाई वहां पर था, 2 पाई यहां पर था। लेकिन आपको पता है कि 0 से अगर आप घूमना शुरू कर रहे हो तो पहले एंगल बढ़ेगा बढ़ेगा, पाई तक जाएगा, फिर 2 पाई तक जाएगा, और 2 पाई के बाद 3 पाई पे जाएगा, और 3 पाई के बाद 2 पाई पे नहीं जाएगा, 3 पाई के बाद तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, 4 पाई पे जाएगा। तो आपको चाहिए था इंटरवल 3 पाई से 4 पाई का। आप ग्राफ पे देखना चाहो, मैं आपको दिखा दूं ग्राफ पे कि नेगेटिव कहां पर है। 3 पाई से लेकर 4 पाई में, 3 पाई से 2 पाई तो पीछे का देखेंगे नहीं, 3 पाई तो 2 पाई 3 पाई देखते, अगर देखते तो 3 पाई से 4 पाई में नेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए जब हम ऑड नंबर को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो ऐसे कर रहे हैं कि ऑड नंबर का अगला वाला इवन नंबर लिखा जाए। जैसे हमने यहां पर लिखा था इवन वाले में कि इवन का अगला ऑड लिखेंगे, तो ऐसे यहां पर ऑड का अगला इवन लिखना है। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा पाई, वहां करूंगा तो आ जाएगा 2 पाई। तो आपको पता है पाई से तो 2 पाई जा रहा है एंगल, पाई से 2 पाई। लेकिन अगर आप ये लिख दोगे तो 3 पाई से 2 पाई चला जाएगा, और 3 पाई से 2 पाई नहीं जा रहा, 3 पाई से 4 पाई जा रहा है। तो ऐसा लिखना है आपको कि ऑड आए और ऑड का अगला इवन, एक ऑड नंबर के बाद अगला इवन नंबर आता है ना, तो एक ऑड पाई के बाद अगला वाला इवन पाई, ये नहीं कि पिछला वाला इवन पाई। ये अगर मैंने ये वाला ऑड पाई लिख दिया तो इसका पिछला वाला इवन पाई है, यहां से वहां तक का इंटरवल ही नहीं लिख सकते आप। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, किसी का दिल नहीं सर हम तो ऑड नंबर को प्रेफर करते हैं 2n+1 पाई ही लिखने पर ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे 2n+2 लिख दो। अगर आप ऑड नंबर को 2n+1 पाई लिखना चाह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको कितना लिखोगे फिर? 2n+2 पाई, एक आगे वाला। ठीक है, ग्राफ पे भी आप देखोगे तो यही निकल कर आएगा आपका sin x <0 पे। इतनी बात है, मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगला फिर दूसरा वाला क्या आता है आपका? दूसरा वाला सेकेंड, y = cos x, y = cos x। ये फंक्शन आता है हमारे पास, y = cos x। ठीक है, इसका ग्राफ आप लोगों को पता है, ज्यादा मेहनत करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या आया, ये 0, ये π/2, यहां पर पाई, यहां पर 3π/2, यहां पर 2 पाई, यहां पर 5π/2, यहां पर 3 पाई, ऐसे चल रहा है। ठीक है, यहां पर आपका -π/2, यहां पर आपका माइनस में पाई, सॉरी 2 पाई माइनस पाई, यहां पर आपका -3π/2। ठीक है, ये कॉस का ग्राफ होता है। आपको पता है ग्राफ अगर ऐसे ऊपर नीचे करके जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, तो क्या हो गया, ये इसका डोमेन कितना हो गया फंक्शन का? डोमेन बिलोंग्स टू R। ठीक है, अच्छा रेंज पूछ ली जाए अगर फंक्शन की, तो आपको पता है रेंज में नीचे से नीचे की वैल्यू कॉस कितनी लेता है? -1, और ऊपर से ऊपर की वैल्यू कितनी लेता है? वो 1। तो रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू -1 to 1। तो अगर कोई बोल दे कि cos x की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती है, तो आप बोलोगे -1 से 1 में लाई करती है, इससे ऊपर नहीं जाती, -1 से बाहर नहीं जाती, -1 से नीचे नहीं जाती, इसी के बीच में लाई करता है। cos x की वैल्यू 2 कहां पर होती है? कहीं भी नहीं होती, कहीं भी cos x की वैल्यू 2 नहीं होती। cos के अंदर x की जगह पर क्या रख सकते हो आप? कुछ भी रख सकते हो, रियल नंबर है, वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, उसका डोमेन R है, जो मर्जी आए पुट करो, लेकिन आंसर उसका -1 से 1 के बीच में रहेगा। ये बात पक्की करनी है हमको कि कुछ भी रखता रहूं मैं इसके अंदर 1 करोड़ रख दूं, cos 1 करोड़ कितना आएगा? आएगा -1 से 1 के बीच में, पता नहीं एग्जैक्टली कितना होगा, लेकिन आएगा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ जा रहा है। उसमें आपको मैं एक चीज दिखाऊं कि अगर मैंने कोई लाइन बनाई यहां पर, ठीक है, सीधी सीधी लाइन बना दी, मान लो ये y = 1/2 की लाइन है। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट आएगा और यहां पर एक पॉइंट आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना कि ये जो वैल्यू निकल कर आएगी, ये 0 से जितनी आगे होगी उतनी ही ये 0 से पीछे होगी, इधर वाली।
कि 1/2 की वैल्यू आपको पता है कहां पर मिलती है, π/6 पर मिलती है, और कहां पर मिलती है, -π/3 पर मिलती है, सॉरी कॉस है ना ये, तो π/3 पर मिलती है, और ये कहां मिलती है, -π/3 पर। ठीक है, तो 0 से जितनी आगे उतनी 0 से पीछे, और सेम तरीके से 2π से जितनी आगे मिलेगी उतनी ही 2π से पीछे मिलेगी, और 2π के अबाउट सिमेट्रिक। इसीलिए आपको पता है कॉस का जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, 2nπ प्लस माइनस अल्फा, 2nπ प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो वो सब तो आपको पता है जनरल सॉल्यूशन, उस पर मैं आ ही नहीं रहा इसलिए cos x। ठीक है, तो उसके अंदर फिर एक पॉइंट आपके पास निकल कर आता है कि cos x की वैल्यू 0 कहां पर होती है। ध्यान से देख लेना भाई, cos x की वैल्यू 0 का मतलब ये हुआ, cos x 0 हो गया मतलब y 0 हो गया। y कहां 0 होता है, जब ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, मतलब π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, -π/2 पर, -3π/2 पर। ठीक है, तो आपने बोला कि cos x 0 तब हो रहा है जब x आपका ऑड π/2 है। 2n+1 π/2 लिख लो या 2n-1 π/2 लिख लो, जो मर्जी आए, इसमें कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, तो जब एक ऑड π/2, अगर आपका एंगल ऑड π/2 की शक्ल में है तो cos कितना आंसर देगा आपको, 0 आंसर देगा। दूसरी बात क्या आती है कि cos x की वैल्यू 1 कहां पर होती है, cos x की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है x की वैल्यू 0 पर, फिर 2π पर, x इज इक्वल टू 0 पर cos की वैल्यू 1, cos मतलब 1 मतलब y1, y की वैल्यू 1 कहां हो रही है, y की वैल्यू 1 यहां हो रही है, नीचे से ऊपर जाके y की वैल्यू 1, 2π पर, फिर कहां पर होगी 4π पर, इसका मतलब इवन पाई पर cos की वैल्यू 1 होती है, x इज इक्वल टू 2nπ। ठीक है, अच्छा, और cos x की वैल्यू आपकी -1 कहां पर होती है, -1 आपको पता है ऑड पाई पर होती है, 2n+1 पाई पे। देख लो ऑड पाई पर, पाई पे कितनी वैल्यू है, -1, 3π पे कितनी है, -1, माइनस पाई पे कितनी है, -1। ठीक है, जहां पर आपका n बिलोंग्स टू इंटीजर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर आपको किसी ने बोल दिया cos x इज ग्रेटर देन 0 तो x क्या होगा। तो ध्यान से समझना कि cos x अगर ग्रेटर देन 0 है आपका, ऐसे बनता है ग्राफ, -π/2 π/2। ठीक है, ये आपका 3π/2, ये आपका 5π/2। ठीक है, cos x अगर पॉजिटिव है मतलब इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, मतलब x आपका बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेकर π/2 तक। अच्छा, अगर यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो वहां क्लोज इंटरवल लग जाता, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद अगली वैल्यू पे cos पॉजिटिव मतलब y पॉजिटिव यहां पर है 3π/2 से 5π/2 तक। मतलब कि ऑड π/2 से ऑड π/2 में है वो। अच्छा, ऐसा होता है कि, हाँ देखो मैं दिखाऊं आपको क्वाड्रेंट में, ये 0, ये π/2 आपका, ये पाई, ये आपका 3π/2, यहां पर आपका 2π, यहां पर आपका 5π/2, यहां पर आपका 3π, यहां पर आपका 7π/2, यहां पर आपका 4π, ऐसे करके चलते जाओ 9π/2। ठीक है, यहां पर आपका 5π, यहां पर आपका 11π/2, ऐसे हो रहा है। ठीक है, कॉस पॉजिटिव कहां पर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, मतलब कौन सा वाला एंगल, मतलब ये एंगल। उधर से नहीं देखेंगे क्या, नहीं, एंगल देखा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी छोटे से बड़ा आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो वैसे वैसे एंगल बढ़ता चला जाता है। अगर मैं इधर से इधर चला गया क्लॉकवाइज में तो एंगल घटने लगेगा, और आपको पता है जो इंटरवल लिखा जाता है वो छोटे से बड़े में लिखा जाता है। तो आप घुमाते हुए लाए, यहां पर घुमाते हुए लाए, ये कहां पर पहुंचे आप, 3π/2 पर, 3π/2 से लेकर आप चले तो यहां से लेकर यहां तक देखना भाई, पहला वाला आया था 0, 0 के बाद आया था π/2, π/2 के बाद पाई, और पाई के बाद कितना आया था 3π/2, और 3π/2 के बाद आया था 2π, और 2π के बाद 5π/2। ठीक है, इसका मतलब 3π/2 के बाद जो π/2 वाला आया वो कौन सा आया था, 5π/2। तो इसके बीच में जब आपका x रहेगा उस टाइम पे cos कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, cos पॉजिटिव रहेगा, यही वाली बात लिखी है। अच्छा, फिर आपके पास फिर 3π/2 से 5π/2 चला गया, फिर यहां आएगा आपका 3π, फिर 7π/2, 7π/2 से कहां 9π/2 पर। अच्छा, और अगर ये नेगेटिव एंगल्स होते, मान लो अगर ये 0 है तो इधर माइनस का 2π भी होता, इससे पहले इधर माइनस का पाई भी होता, इधर माइनस का π/2 भी होता, इधर क्यों होता माइनस का π/2, इधर होता -π/2। जीरो से मैं इधर जाऊंगा -π, -π/2 -π, -3π/2 यहां होता, ऐसे होता। तब अगर मैं एंगल लिखता तो -π/2 से लेकर कहां तक जाता, वो π/2 तक का एंगल जाता। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं ना, 0 आया है, 0 से पहले कौन सा वाला रहा होगा, -π/2 रहा होगा। देखो
ये एंगल लगाना तो आता है आपको, ये 0 लगा हुआ है, ये 2 पाई लगा हुआ है, यहाँ पर अगर आपका 3 पाई बाई 2 है और यहाँ पर आपका पाई बाई 2 है और यहाँ पर आपका पाई है, ध्यान से देखना, अगर मैं आगे बढ़ा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं रोटेशन दे रहा हूँ 90 डिग्री का, तो पाई बाई 2 ऐड हो रहा है, एक पाई बाई 2 ऐड हुआ, फिर दूसरा पाई बाई 2 ऐड हुआ, तो पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करके पाई बना, एक और पाई बाई 2 ऐड हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं 0 से, अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूं तो आप मुझे बताओ, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो पाई बाई 2 से अगर मैं 0 गया हूं तो माइनस हुआ है ना पाई बाई 2, तो 0 से अगर इस जगह पर आऊंगा तो कितना एंगल निकल कर आएगा, माइनस पाई बाई 2 निकल कर आएगा कि नहीं, एक और फिर माइनस पाई बाई 2 से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां आऊंगा तो माइनस का पाई निकल कर आएगा जो उस तरफ नेगेटिव साइड में होती है। तो इसका मतलब जो पाई बाई 2 के पीछे वाला आपका ऑड पाई बाई 2 होता है वो कौन सा होता है, माइनस पाई बाई 2। ये कह रही तो सर हमको पता है, ग्राफ पे पता है ना, क्वाड्रेंट में दिखा रहा हूं, क्वाड्रेंट में कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कराओगे तो एंगल पॉजिटिव वाला और क्लॉकवाइज में कर रहे हो तो नेगेटिव। ये तो स्टैंडर्ड साइन नोटेशन था। क्या लिख रहे थे हम, अच्छा ये ठीक है। तो एक ऑड पाई बाई 2 से दूसरे ऑड पाई बाई 2 तक गया है, आओ देखते हैं। इसका मतलब आप लिखोगे x बिलोंग्स टू cos x पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 में, cos x ग्रेटर देन 0 का मतलब x बिलोंग्स टू, देखना 2n माइनस 1 पाई बाई 2 से लेकर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 तक, ठीक है। और आपका यूनियन में n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब ये क्या लिख दिया, ये मैंने लिखा कि एक ऑड पाई बाई 2 से दूसरे ऑड पाई बाई 2 तक, और ये छोटा वाला और वो बड़ा वाला, छोटे से बड़े में ही जाते हैं। अच्छा ये cos x पॉजिटिव का हो गया, तो फिर cos x नेगेटिव का क्या होगा, फिर ग्राफ देखो, cos नेगेटिव, ये पाई बाई 2 वैल्यू है, ये कितनी है 3 पाई बाई 2, दोनों में ही फिर तो सेम हो जाएगा। इसका मतलब कि थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे, थोड़ी सी बात बदलूंगा बस जरा सी, कि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों ऑड पाई बाई 2 में हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। अगर इसको देखो तो ये होता है 3 पाई बाई 2 और क्या होता है 7 पाई बाई 2 और क्या होता है आपका 9 पाई बाई 2, अरे 11 पाई बाई 2, और ऊपर वाले को अगर मैं देखूं तो वो होता है आपका पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 और क्या होता है 9 पाई बाई 2, ठीक है। तो इसकी अगर जनरल फॉर्म लिखनी है तो 4n प्लस 1 के साथ पाई बाई 2 है ये, इसकी जनरल फॉर्म क्या है 4n प्लस 1 पाई बाई 2, इसकी जनरल फॉर्म क्या है 4n प्लस 3 पाई बाई 2, 4n प्लस 3 पाई बाई 2। अगर आपको इसको, अगर आप उधर से यहां आ रहे हो ऐसा ठीक है, अगर इसको छोटा करके लिखना है आपको तो ये 4n माइनस 1 पाई बाई 2 भी लिखा जा सकता है। इसको देखो 4n माइनस 1, आप n की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे, n की वैल्यू 1, तो ये आएगा 3 पाई बाई 2 और वो आएगा 5 पाई बाई 2। आपको पता है 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 लेके जाना है। अरे n की वैल्यू 1 पुट करके देखो जनरल, n की वैल्यू 2 पुट करोगे 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, 3 पुट करोगे 12 माइनस 1 11 आ जाएगा। तो 4n माइनस 1 पाई बाई 2 से लेकर 4n प्लस 1 पाई बाई 2 तक जा रहे हैं, वो लिख रहा हूं मैं। x बिलोंग्स टू 4n माइनस 1 पाई बाई 2 से लेकर 4n प्लस 1 पाई बाई 2 तक जा रहे हैं, ठीक है। यूनियन में x बिलोंग्स टू, अरे n बिलोंग्स टू i। क्वाड्रेंट में क्या सीख रहे हैं हम ये सीख रहे हैं कि अगर आपका cos पॉजिटिव है तो कौन से एंगल से कौन से एंगल तक है, तो इस एंगल से 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक है, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक, मतलब एक ऑड से दूसरा ऑड। लेकिन उसमें कंफ्यूजन क्या था कि जैसे ही आप उस पे आओगे जब कि नेगेटिव कब होता है, तो वो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में होता है, तो वो भी ऑड से ऑड, एक ऑड से दूसरा ऑड, तो कंफ्यूजन हो जाता। तो मैं ये 4n माइनस 1 और 4n प्लस 1 लगा रहा हूं कि 4n माइनस 1 पाई बाई 2 से लेकर 4n प्लस 1 पाई बाई 2 तक। ये जो 4n माइनस 1 पाई बाई 2 है, इसी को मैं 4n प्लस 3 पाई बाई 2 भी लिख सकता हूं। आप ध्यान से देखो, अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, 7 पाई बाई 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 0 पुट करने पे 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 0 पुट करने पे पाई बाई 2 आ जाएगा। अभी देखते हैं उसको, ठीक है। तो वो तो लिख दिया मैंने x का एक। अब बात हुई थी कि जब cos x नेगेटिव है, cos x नेगेटिव कहां से कहां के लिए होगा आपको पता है, वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होता है, यहां से यहां के लिए। एंगल लिखा जाता है छोटे से बड़ा, पहले आया है पाई बाई 2 और उसके बाद आएगा 3 पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 जा रहे हैं, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, मतलब x बिलोंग्स टू आपका पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक। यूनियन में फिर आपको पता है इधर 5 पाई बाई 2 से किधर जाऊंगा, वहां पे 7 पाई बाई 2 तक, 5 पाई बाई 2 से लेकर कहां तक, 7 पाई बाई 2 तक। अब की बार अगर आप देखो तो 4n प्लस 1 पाई बाई 2 से ये छोटा वाला है आपका, ये छोटा वाला ऑर्डर और वो बड़ा वाला ऑर्डर है,
तो छोटे ऑड से बड़े ऑड में जाना है आपको। कौन से वाले का यूज करेंगे? इधर तो 4n + 1 π/2 यूज किया मैंने, लेकिन अब की बार इस तरफ 4n + 3 π/2, ठीक है। और यहां पर आपने लगा दिया यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर और x इसको बिलोंग करता है इस सेट में, कि अगर आपका कॉस नेगेटिव आया है तो x की क्या वैल्यू होगी, x तब कहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वैसे लिखेंगे जनरल फॉर्म में ऐसे। साइन में बहुत सिंपल होता है। साइन में सिंपल क्या है कि आप 2n पाई ऐड कर दो। कॉस में भी यही सिंपलिसिटी है, दिखाता हूं मैं आपको। ये बात समझ में आ रही है? 4n + 1। अच्छा, अगर आपने पहली बार 4n + 1 पे बात देखी है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं 11th क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं 4n + 1 के बारे में, कि 4n + 1 4n + 3, इसको 4n, आपको ये सब बात नोन है कि वो 4n + 1 वो 4n + 3 या 4n - 1 जैसे चाहो लिख लो। ये तो नोन बात थी, यही तो बताया कि यहां से यहां जा रहे हैं। सिर्फ एक बात बताइए कि यहां से यहां जा रहे हैं, वो भी आपको पता है कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट ही होता है जब कॉस नेगेटिव होता है। कोई नई बात नहीं, ठीक है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसका काम खत्म। अच्छा, उसके बाद क्या चीज बता रहा था मैं? कॉस पॉजिटिव, कॉस, हाँ, अगर आपका साइन जो है वो ग्रेटर देन 0 आया है, ठीक है, आपको पता चल गया इसका मतलब x जो है आपका वो 0 से लेकर पाई में लाई करेगा, 0 से पाई में, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐड 2n पाई फॉर जनरल टर्म, ये तो प्रिंसिपल सी वैल्यू आ गई। अरे क्या हो गया, जनरल टर्म के लिए 2n पाई ऐड कर दो, ये 2n पाई बन गया, ये x बन गया, ये 2n + 1 पाई बन गया। आपको पता है फिर आपको यूनियन लगा देना n की अलग अलग वैल्यू के लिए। जनरल टर्म में अगर आपको लिखना है सिर्फ क्या करना होता है, 2n पाई लगाना होता है। अच्छा, ऐड करना होता है क्या? कॉस में भी ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, कॉस में देखो आप, अगर कोई आपसे कह दे कि कॉस एक्स आपका नेगेटिव है, कॉस एक्स नेगेटिव है, अच्छा कॉस नेगेटिव मतलब कि यहां से यहां एंगल ऐसे घुमा रहे हैं ना हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव है, सेकंड थर्ड में वो नेगेटिव होगा, फोर्थ में तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस नेगेटिव पूछा है तो π/2 से 3π/2 में गए, तो x की वैल्यू कहां से कहां जाएगी आपकी, π/2 से लेकर 3π/2 में। तो इसमें 2n पाई ऐड कर दो, हाँ कर दो, 2n पाई + π/2 से लेकर x आपका 2n पाई + 3π/2 में। यही होता है क्या? बस बिल्कुल यही होता है, यही था अपना आंसर। देखो आप करके देखो, आप 2 इधर लेके जाओ, 4n + 1 π/2 और वो क्या बन जाएगा, 4n + 3 π/2। 4n + 1 से 4n + 3 ले गए थे, अगर आप एलसीएम ले लो। ये कैसे हुआ आपको पता है? ये वाली रेफरेंस लाइन होती है जनरल लाइन, इसको कौन सी वाली लाइन, 2n पाई की। इस एंगल तक पहुंचने के लिए आपको 2n पाई में π/2 ऐड करना है, यहां से शुरुआत करनी है इस लाइन से। इसको इससे शुरुआत करने के लिए क्या करोगे कि रेफरेंस लाइन में π/2 ऐड कर दोगे, यहां पहुंच गए। इस एंगल से आपको इंटरवल चाहिए ये इस एंगल तक का, ठीक है। ये वाला एंगल कौन सा था, यहां तक कैसे पहुंचे थे, π/2 ऐड कर कर, इसके अंदर π/2 ऐड करके। यहां तक कैसे पहुंचोगे, इसके अंदर 3π/2 ऐड करके, 3π/2 ऐड करके। देख लो आराम से, वही काम किया है। तो ये जनरल फॉर्म, तो इसमें भी क्या किया आपने, ऐड π/2, ऐड 2n पाई सॉरी टू बोथ साइड्स फॉर जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू के लिए क्या करना है, दोनों साइड में ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे कोई अगर आपसे पूछ ले कि साइन π/x आपका ग्रेटर देन 0 है, तो x बताओ कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं जिसके लिए साइन π/x आपका पॉजिटिव आ जाए। आपको पता है कोई भी साइन अगर पॉजिटिव है उसका मतलब जो उसका एंगल है π/x वो कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा होगा, 0 से पाई के बीच में। जनरल फॉर्म में अगर लिखना है तो देखो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, अगर वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है इसका मतलब 2n पाई से लेकर π/x जो है वो 2n + 1 पाई तक लाई कर रहा है। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं, आराम से देख लो कैसा क्या हो गया ये। अगर आपका साइन पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना है, साइन पॉजिटिव, अगर मेरा साइन पॉजिटिव है, आज के बाद ये वाली बात भी ध्यान रखनी है कि ये सब बातें ठीक थी कि साइन x ग्रेटर देन 0 तो x आपका लाई करेगा, लेकिन सारी बात हो गई मॉड्यूलस के लिए भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए भी,
कि अगर आपका साइन पॉजिटिव है तो साइन के अंदर वाले की बात बहुत हो रही है, अंदर वाले फंक्शन की, साइन के अंदर वाला, साइन के अंदर कोई आपका जीएक्स पड़ा हुआ है और बोल दिया है पॉजिटिव है, इसका मतलब जो आपका जीएक्स है वो लाई कर रहा होगा 0 से लेकर पाई के बीच में, और अगर जनरल वैल्यू लिख दी जाए तो जीएक्स लाई कर रहा होगा 2n पाई से लेकर 2n+1 पाई तक। इस बात में तो कोई तकलीफ नहीं है कि साइन के अंदर जो एंगल बैठा है वो रहा होगा आपका 0 से पाई के बीच में, तभी तो साइन के अंदर जब जीएक्स गया तो साइन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। साइन पॉजिटिव तभी हो सकता है जब वो क्या खाए, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू खाए। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू देने के लिए उसको कौन बैठा है, एक्स नहीं बैठा, आज जीएक्स बैठा है, तो जीएक्स की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में रहनी चाहिए, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो यहीं पे बात ये आ रही है कि साइन के अंदर ये कोई टर्म बैठा है जो पॉजिटिव, साइन पाई बाई एक्स पॉजिटिव है, तो जो साइन के अंदर वाला है वो 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए। अगर आपने यहां पे लिख दिया, अगर आपने कि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है, एकदम गलत हो जाएगा। कि साइन पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि x 0 से पाई के बीच में लाई करता है। साइन पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि साइन के अंदर का जो भी एंगल है वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। जब ये एंगल 0 से पाई में होगा तो इसका मतलब साइन कौन सी वैल्यू ले रहा है, साइन 0 से पाई के बीच की वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू ले रहा है, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या किया कि पाई से तो पाई का कैंसिलेशन कर दिया, अब आपका ये 2n रह गया है बस। ठीक है, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, 1/2n+1 इधर आ गया, x इधर आ गया, 1/2n इधर आ गया, ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई। हाँ बिल्कुल, कैसे लिखी जाएंगी ये वैल्यूज, देखो कैसे लिखी जाएंगी कि x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा हूं बस, कि अगर मैं n की वैल्यू 0 तो पुट नहीं कर पाएंगे, n की वैल्यू इंटीजर में 0 से आगे शुरू करते हैं, 1 पुट करते हैं, 1/3 से लेकर 1/2 तक, यूनियन में 1/5 से लेकर 1/4 तक है। हाँ ऐसे 1/5 छोटी वैल्यू होती है, 1/4 बड़ी वैल्यू होती है, 1/3 छोटी होती है, 1/2 बड़ी होती है। ठीक है, आप इसकी वैल्यू 2 पुट करोगे, नीचे 5 बन जाएगा, उधर 2 पुट करोगे, कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 1/5 से 1/4, ऐसे करके x की इन सारी वैल्यू, x की ये वैल्यूज आएंगे, x की वैल्यू 0 से पाई में नहीं जा रही, x की तो ये वैल्यू आ रही है। जब x की वैल्यू ये आ रही है तो आपको पता है 1/x की वैल्यू वो 2 से 3 और 4 से 5 चल रही होंगी, तो पाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी चल रही होंगी, 2 पाई से 3 पाई और 4 पाई से 5 पाई, ये सब चल रही होंगी। तो जब पाई बाई एक्स की ये वैल्यू चल रही होंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की, तभी तो साइन के अंदर पाई बाई एक्स जाने पर पॉजिटिव आएगा। तो आज से आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, कुछ भी, तो जो कंडीशन लिखते थे हम एक्स के लिए, वो आप अंदर वाले फंक्शन के लिए सोचोगे। जैसे मॉड्यूलस में अगर अंदर वाला फंक्शन एक्स पॉजिटिव, यानी इससे मतलब नहीं, अगर अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव है तब मॉड्यूलस कैसा आंसर देता था, एज इट इज। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर अंदर वाला फंक्शन इंटीजर है तब वो कैसा बाहर निकालता था, एज इट इज। एक्स इंटीजर है यानी इससे मतलब नहीं, अंदर वाला कैसा इंटीजर है कि नहीं है, मेन बात इस पे आती थी। ठीक है, तो ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का। साइन और कॉस ही हमारी बहुत देर ले गई थी। सुनना भाई, तीसरा फिर आपका आता है y = 10x। ठीक है, y = 10x में एक बात पहले ही कर दूं कि 10x की वैल्यू क्या होती है, sin x अपॉन cos x। ठीक है, अगर कोई फंक्शन आपका एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन लिखा है तो आपको पता है डोमेन निकालते में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। cos x 0 कहां पर होता है, आपका ऑड π/2 पर। इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ऑड π/2 नहीं होनी चाहिए। या ऐसे लिख दो, ऑड π/2, जैसे लिखना चाहो। cos की वैल्यू अगर ऑड π/2 हो गई तो cos नीचे हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो x आपका ऑड π/2 नहीं हो सकता, मतलब डोमेन के अंदर वो वैल्यू आ ही नहीं रही। ये सब बातें आपको पता है। मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूं बस, वो ग्राफ भी आपको याद है। ये सब ग्राफ ना एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। ये नहीं है कि अभी तक आप इन्हें पेज पलट पलट के देख रहे हो ग्राफ कैसे, तो सर आज ही बताएं, ये आज नहीं बताएंगे ग्राफ, ये 11th में याद होने चाहिए थे। अगर नहीं याद है तो आप बहुत पीछे हो, अब याद कर लो, 2 दिन के अंदर सब याद हो जाने चाहिए फिर। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे जाता है, ये आपका पाई से ऊपर की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ। ठीक है, ये आपका -पाई से ऊपर की तरफ और फिर ये नीचे की तरफ, सारे ऑड π/2 पर। ये कौन सी वैल्यू थी, ये π/2 थी। ये कौन सी वैल्यू थी आपके पास, ये 3π/2 थी। ये कौन सी वैल्यू थी, -π/2।
ठीक है। अगर कोई आपसे डोमेन पूछ ले फंक्शन का, तो डोमेन में आप बताओगे r माइनस ऑड पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, कि r में से सारे रियल नंबर में से क्या चीज हटा दिया आपने, ऑड पाई बाई 2 हटा दिया है, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन है ऑल रियल नंबर्स। आपको पता है नीचे से नीचे ग्राफ जाएगा माइनस इनफाइनाइट, और ऊपर से ऊपर जा रहा है प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है। अब मैं आपको पाई बाई 2 पे इसका बिहेवियर दिखा दूं। पाई बाई 2 पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप पाई बाई 2 को अप्रोच करोगे इधर से, ठीक है, अगर आपका x पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है कहां से, लेफ्ट साइड से, माइनस का मतलब पाई बाई 2 में से कोई चीज माइनस हो रही है, पाई बाई 2 माइनस का मतलब पाई बाई 2 में से कोई बहुत ही छोटी चीज माइनस कर दो। पाई बाई 2 में से अगर कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पाई बाई 2 से पहले आ जाओगे, कहां जाओगे, लेफ्ट साइड पर। तो वो कहते हैं कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है अगर पाई बाई 2 को। अगर x आपका पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो 10x की वैल्यू, y की वैल्यू कहां जा रही है, पॉजिटिव इनफाइनाइट पे। देन आपका y टेंडिंग टू, अरे अगले पेज पे लिखता हूं, चलो ठीक है, y टेंड्स टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। और अगर आपका x पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है कहां से, प्लस का मतलब क्या हुआ, पाई बाई 2 में अगर कोई चीज ऐड कर रहे हो आप, ऐड करने पे कहां निकल गए, आगे निकल गए। आगे निकल गए मतलब इस पॉइंट से अप्रोच कर रहे हो। ये कौन सा पॉइंट था, राइट वाला, राइट से अप्रोच कर रहे हो। यहां से अगर मैं पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा हूं, x अप्रोच कर रहा है, तो y की वैल्यू कहां जा रही है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो आपका y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट। तो ये जो बात है कि पाई बाई 2 पे आपने आज तक 10 पाई बाई 2 को कितना लिख दिया है आपने, इनफाइनाइट लिख दिया है। आपको पता है 90 डिग्री पे इनफाइनाइट पढ़ाया जाता है आपको 10th क्लास में, लेकिन वो असल में इनफाइनाइट नहीं होता, वो एक तरफ से, क्योंकि पाई बाई 2 पे तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जिस पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती फंक्शन की, उसी जगह पर लिमिट से देखा जाता है कि अप्रोच कहां कर रही है। जब एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कहीं तो जा तो रही होगी उससे पहले। अगर किसी एक पॉइंट पे वैल्यू नहीं मिल रही और उसके इधर उधर मिल रही है, तो उससे इधर जो लेफ्ट साइड में मिल रही थी वो कहां जा रही थी वैल्यू, और जो राइट साइड में मिल रही थी वो कहां जा रही थी। तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, फंक्शन की अप्रोचिंग वैल्यू, फंक्शन की। एक्स पाई बाई 2 के पास जा रहा है तो फंक्शन कहां जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट पे, जो आपको पढ़ाया जाता है 10th क्लास में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही होती है। ठीक है। लेकिन अगर पाई बाई 2 को इधर से अप्रोच करवा दूं मैं सेकंड क्वाड्रेंट से, तो पाई बाई 2 से पहले अगर x इधर से अप्रोच कर रहा है, तो आपको पता है अगर वो 90 डिग्री पे नहीं पहुंचा है तो उससे पहले कहां पर है, x सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होता है और इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो कौन से वाले इनफाइनाइट को कर रहा होगा, माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे बिहेवियर है कि पाई बाई 2 यही 3 पाई बाई 2 पे भी है कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पे प्लस इनफाइनाइट, राइट साइड से अप्रोच करने पे माइनस इनफाइनाइट। हर एक इस पे लेफ्ट साइड से माइनस पाई बाई 2 को अप्रोच करोगे देखो प्लस इनफाइनाइट पे, राइट साइड से अप्रोच करोगे, राइट सर ये तो राइट का तो लेफ्ट जा रहे हैं, अरे जा कहीं भी रहो, ये साइड कौन सी है, पाई बाई माइनस पाई बाई 2 की राइट साइड है ना, राइट साइड से अप्रोच करोगे माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है। तो लेफ्ट साइड से ऑड पाई बाई 2 को अप्रोच करने पे किधर जाता है आपका फंक्शन, प्लस इनफाइनाइट की तरफ, और राइट साइड से अप्रोच करने पे किधर जाता है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ। लिमिट आपका यही काम करवाती है कि लिमिट कोई वैल्यू थोड़ी निकालती है, लिमिट ये थोड़ी की वैल्यू बता रही है आपको, किस फंक्शन की किसी पॉइंट में वैल्यू बताती है, बिल्कुल नहीं बताती। फंक्शन की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू पुट करने पर निकलती है, ये होती है फंक्शन की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 1 पे वैल्यू निकाल दो, ये होती है फंक्शन की वैल्यू। तो क्या लिमिट लगाई मैंने इसके अंदर, लिमिट क्या बताती है हमको, लिमिट ये थोड़ी बताती है फंक्शन की वैल्यू, तो ये बताता फंक्शन की वैल्यू, वैल्यू पुट करना, लिमिट बताती है हमको अप्रोचिंग वैल्यू। तो यही जब पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है इधर से, तो फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, क्या हो गई, हो तो हो सकती नहीं है कुछ, क्योंकि पाई बाई 2 में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, किधर जाती है ये बताता है बस। ठीक है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरफ से अप्रोच किया जा रहा है 10 को। ठीक है। यहीं पे फिर बात आ जाती है कि आपका 10x जो है वो जीरो कहां पर हो रहा है। तो आपको पता है 10x जीरो वहां होता है जहां साइन जीरो होता है एन पाई पर। क्यों, क्योंकि 10 किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के, जहां न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा वहां ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, फिर एक बात आती है आपका कि 10x पॉजिटिव कहां पर है। ठीक है। 10x पॉजिटिव कहां होता है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। मैं बिल्कुल बस अब एक ही लाइन में बात खत्म कर रहा हूं। देखो कि x की वैल्यू आपकी बिलोंग करेगी 0 से पाई बाई 2 में, यूनियन पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 में। तब कैसा रहेगा, 10 आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए 2n पाई से लेकर
2n पाई प्लस पाई बाई 2 में यूनियन 2n प्लस 1 पाई से लेकर 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 2 में। ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया सर? ये 2n पाई का मतलब कौन सी, ये वाली लाइन, और इसके अंदर फिर यही 2n पाई में पाई बाई 2 ऐड कर दूंगा, मतलब ये वाली लाइन। 2n पाई ये होता है ना भाई इवन पाई, ये होता है आपका पहला वाला ऑड पाई। तो यहां से यहां के बीच के सारे इंटरवल बार बार घूम के आओ, उन सब में 10 पॉजिटिव रहता है। और साथ साथ 2n प्लस 1 पाई कौन सा, ये वाला, ठीक है। 2n प्लस 1 पाई से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। तो ये चीज कैसे आती है कि 2n प्लस 1 पाई में 2n प्लस 1 पाई में अगर पाई बाई 2 ऐड कर दो। आप उसको अगर ऐसे नहीं लिखना चाह रहे तो मैं आपको इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां से लिख दिया मैंने 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2। मतलब जो लेफ्ट साइड वाला इंटरवल है वो ये वाला है और राइट साइड वाला ये वाला। इसके बीच में आपका जब एक्स लाई करेगा, इसके बीच में लाई करेगा, आपको पता थर्ड क्वाड्रेंट है, कोई इसमें तकलीफ की बात नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट है, यही देखना था बस। पॉजिटिव नेगेटिव कब है, जब यहां और यहां है। अब तो आप लिख लोगे, अब तो बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं। नेगेटिव कहां है, पॉजिटिव कहां है? अब इस बात को जल्दी जल्दी लगा देता हूं उसमें। चौथी बात, y इज इक्वल टू कॉट एक्स। ग्राफ सबके याद होने चाहिए आपको। अब इसमें और बातें भी लिखवानी है मुझे, एक्चुअली बात ये है। यहां से बनाना है ग्राफ, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 पाई 2 पाई माइनस पाई, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ नीचे की तरफ। क्यों होता है ऐसा, आपको पता है कॉट एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। डोमेन क्या कहेगा कि जो डिनोमिनेटर है आपका साइन एक्स वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 पाई 2 पाई नहीं हो सकती। वो होने पे इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो देखो पाई पे माइनस इनफाइनाइट जा रहा है इस तरफ से, ठीक है। ऐसी 3 पाई बाई 2 से इधर ऊपर गया, इधर नीचे गया, ठीक है। इधर नीचे गया, ऐसे करके। ये किसका ग्राफ होता है, कॉर्टेक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। tan x और cot x में मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं बस, कि जो tan x का ग्राफ है, ये tan x का ग्राफ, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट, तो ग्राफ जा रहा है ऊपर, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर देखा जाता है। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किसी के दिल में ये बात आ जाती है कि सर यहाँ के बाद तो हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। जितने इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट कर रहा होता है उतने इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा जाता है। अगर ऐसे कई सारे इंटरवल में और उन सब में इंक्रीजिंग है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। कि आप जब लेफ्ट टू राइट जाओगे, आप यहां जा ही नहीं सकते लेफ्ट टू राइट, या बीच में टूट जाएगा। जाके दिखाओ यहां से यहां पे, इसकी भी वैल्यू ही नहीं मिलेगी, इसमें वैल्यू ही नहीं मिलेगी। लेफ्ट टू राइट आपको अगर पेन उठाना पड़ रहा है तो क्या नीचे और क्या ऊपर, फिर तो कहीं भी जंप लगाओ, ठीक है। इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कोई बात ही नहीं होती। लेफ्ट साइड वाला पॉइंट ऊपर लगेगा डिक्रीजिंग है कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट में फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस पे नहीं देखते हैं। वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की इंट्रिकेसीज कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। लेफ्ट टू राइट जाते में इन जनरल बिहेवियर कैसा है, फंक्शन ऊपर जा रहा है, फंक्शन कैसा होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो अगर इसी इंटरवल में अगर आपका एक्स लिखा, मान लो आपका एक्स लिखा हुआ है, मान लो आपका एक्स लिखा हुआ है, कहां से कहां में, माइनस पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 6 में। तो सर माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 में अगर हम देखते हैं, माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 में अगर हम देखते हैं तो फंक्शन तो इंक्रीजिंग है। तो अगर इनइक्वालिटी में मैं 10 अप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। माइनस 1/√3 से लेकर 1/√3। अच्छा, x की वैल्यू अगर माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 तो 10x की वैल्यू माइनस 1/√3 से 1/√3। हाँ, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई असर नहीं पड़ा। और अगर सर ये ऐसे लिखा होता, ये इनइक्वालिटी, ये बहुत बारीक बातें हैं इनइक्वालिटी की, बहुत बारीक बात, आप लगा नहीं पाते इनइक्वालिटी इन सब जगह पर, कि पाई बाई 4 से लेकर अगर 3 पाई बाई 4 में है, तब अप्लाई करने पर 10x 1/√2 से लेकर माइनस 1/√2,
10 अप्लाई कर दूंगा अगर तो, अरे 1/रूट क्या लिख दिया मैंने, 1 से लेकर माइनस साइन बन लगा दिया क्या इस पे, 1 से लेकर -1, ऐसा क्यों उल्टा सीधा आंसर आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपका इंटरवल है उसके अंदर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, एक जगह से इनफाइनाइट पे जा रहा है। ये मैंने x और 1/x में ही बताया था आपको कि आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते अगर आपका फंक्शन बीच में इनफाइनाइट जा रहा है, तो आप पहले से ब्रेक करोगे से लेकर अगर 3π/4 है। ये वो इंट्रिकेसीज है इनइक्वालिटी की जो अगर छूट गई तो बहुत तकलीफ होती है। आपको पता है आप 10 अप्लाई करने जा रहे हो, अगर आप 10 अप्लाई करने जा रहे हो किस इंटरवल में, π/4 से 3π/4 में, तो आपको पता है बीच में एक π/2 आता है जहां पे फंक्शन ब्रेक करता है और इनफाइनाइट पे जाता है। उस ब्रेक वाले पॉइंट को π/4 से लेकर π/2 तक, ठीक है, यूनियन में फिर एक्स आपका π/2 से लेकर 3π/4 तक ये लगा हुआ है। दोनों ही इंटरवल के लिए अब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। अरे π/4 से π/2 में देख लो फंक्शन कैसा होता है, यहां पे कहीं π/4 मिलता है, यहां π/2 होता है, फंक्शन लेफ्ट टू राइट में इंक्रीजिंग। ये π/2 है, यहां पे आपका 3π/4 मिलेगा कहीं पर। दोनों ही केस में देखो, इस π/2 पे वैल्यू इतनी नीचे और π/4 पे यहां तक आई है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ये आपको पता है 1 निकलेगा, ये x और ये इनफाइनाइट 1x और π/2 पर इनफाइनाइट, हाँ इनफाइनाइट। अगर वहां पे इक्वल टू होते ही नहीं, x π/2 के बराबर रख भी देते, अगर मान लो अगर बराबर भी होता, क्योंकि इसके अंदर इस इंटरवल में तो π/2 इंक्लूडेड है, मान लो कि π/2 इंक्लूडेड भी होता तो एक स्टेप आप बढ़ाते कि हम 10 अप्लाई करने जा रहे हैं और 10 के डोमेन में π/2 नहीं आता, तो इक्वल टू का साइन हटवाओ, इक्वल टू का साइन हटवाओ, ठीक है। ये बात तो यूनियन में जब आप यहां अप्लाई करोगे तो देखो, अप्लाई करने में आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो इंटरवल है, क्या इंटरवल है आपका, π/2 से लेकर x आपका 3π/4 तक। आपका x इस टाइम पर π/2 से बड़ा है, π/2 से अगर 3π/4 के बीच में है अगर x ओपन इंटरवल में, इसका मतलब π/2 के आगे से वैल्यू ले रहे हो, और अगर π/2 के आगे बढ़ गए तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, सेकंड, और सेकंड आ गया तो नेगेटिव हो गई वैल्यू। तो जब 10 अप्लाई करोगे यहां तो नेगेटिव वाला इनफाइनाइट लगेगा, अब की बार निकलेगा माइनस इनफाइनाइट x, और ये कितना आएगा -1, मतलब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, हाँ ये वैल्यू आएगी। अच्छा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये वैल्यू आएगी 10 की, वो नहीं आएगी जो आप पहले निकाल के डायरेक्ट अप्लाई कर रहे थे। ये इनइक्वालिटीज की वो एंट्री किसी जबरदस्त कॉन्सेप्ट आ जाते हैं बीच में कि अगर आपका बीच में कहीं पे इनफाइनाइट जा रहा है फंक्शन, तो जिस पॉइंट पे इनफाइनाइट जा रहा है उसको पहले तो अलग अलग करो, इनइक्वालिटी लगाने से पहले डायरेक्ट अप्लाई कभी नहीं करोगे, हमेशा गलत आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। इससे क्या हो गया आपका π/2। दूसरी बात कि जब आप 10 लगाने जा रहे हो यहां पर π/2 पर, तो आपको पता है कि इनफाइनाइट भी होता है आंसर और माइनस इनफाइनाइट भी। आपने x को देखा तो x π/2 से बड़ी वैल्यू पे जा रहा है, π/2 से बड़े में जा रहा है, अगर π/2 को राइट साइड, π/2 के राइट साइड पे है तो 10 कौन सा आंसर दे रहा होगा, माइनस इनफाइनाइट। 3/4 पे कितना, -1। इतनी सारी वैल्यूज आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये वो छोटी छोटी इनइक्वालिटी की बात होती है। एक बात रह गई थी, ये देख ली, क्योंकि सिमिलर चीज फिर यहां पर होती है। मैं क्या बता रहा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता रहा था। इंक्रीजिंग तो होता ही है, तो इनइक्वालिटी पे अप्लाई करने पे असर नहीं पड़ता। जिस जगह पर बीच में आपका ब्रेक हो रहा है फंक्शन, उस इंटरवल को ब्रेक करके लगाओ इनइक्वालिटी। यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने में, ठीक है, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। चलो अभी पहले तो डोमेन लिख ले, डोमेन ऑफ फंक्शन r माइनस एन पाई। कॉर्टेक्स का ग्राफ बना दिया था, ठीक है। पाई पर वैल्यू नहीं दे रहा है, पाई पर, 2π पर, 0 पर, -π पर। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि पाई पे आपका साइन x 0 हो जाता है, कॉट के अंदर साइन डिनोमिनेटर में आता है, वो 0 नहीं चाहिए। r माइनस एन पाई हो गया। अच्छा, रेंज अगर पूछ ली जाए फंक्शन की, सारे रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की सारी वैल्यू लेगा, नीचे से नीचे माइनस इनफाइनाइट, ऊपर इनफाइनाइट, ठीक है। इतनी बात में तकलीफ नहीं। अच्छा, x जब आपका 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तब आपका जो y है वो कहां जाता है, माइनस इनफाइनाइट पे। और x जब आपका 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो y कहां जाता है आपका, प्लस इनफाइनाइट पे। देख लो आराम से कि 0 माइनस मतलब 0 में से कुछ माइनस करोगे इधर आओगे ना, 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड होती है, वो लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इधर से अप्रोच कर रहे हैं तो y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे, अगर राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहा हूं तो y की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट पे, अप्रोचिंग वैल्यू। और क्या देख लिया था इसमें, कुछ देखा था और नई बात।
ठीक है। अच्छा, कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव, तो आपको पता है कॉट वहीं पॉजिटिव होता है जहां टेन पॉजिटिव होता है, वहीं नेगेटिव होता है जहां टेन नेगेटिव होता है, तो सेम बात आएगी, सेम बात। ठीक है, हाँ ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा था। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो जब आप, तो आपको दिख रहा है लेफ्ट टू राइट कि आपका फंक्शन नीचे जा रहा है, मतलब फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया तो कभी आपके पास अगर x की वैल्यू लिखी हुई हो π/4 से लेकर 3π/4 तक, तो π/4 से 3π/4 देखो, यहां पर आता है आपका π/4 और यहां पर आता है आपका 3π/4, बीच में ब्रेक नहीं हो रहा फंक्शन। लेकिन जब आप कॉट अप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। कॉट अप्लाई करने पर अगर मैंने यहाँ कॉट एक्स बना दिया तो इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा, यहां पर आएगा कॉट π/4, ठीक है, और यहां पर आएगा आपका कॉट 3π/4। ठीक है, ये कॉट π/4 की वैल्यू कितनी निकलती है 1, ये कितना आएगा कॉट एक्स, और ये कितनी आएगी -1, कॉट एक्स की वैल्यू -1 से 1। बात समझ में आ रही है आपको कि क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा। क्यों? क्योंकि कॉट डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, हर डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होता है। सर साइन और कॉस में तो नहीं बताया आपने, मैं साइन और कॉस में बताऊं आपको क्यों नहीं बताया मैंने, मुझे बताओ साइन के बारे में। इस जगह से इस जगह तक साइन का ग्राफ इंक्रीजिंग है, फिर यहां के बाद कैसा होगा, ब्रेक तो नहीं हुआ जो अलग अलग देखें, डिक्रीजिंग, फिर यहां के बाद कैसा होगा, इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग। ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है, और ऐसे ही कॉस का ग्राफ होता है, इसलिए उसके अंदर इनइक्वालिटी कैसा बिहेव करती है अभी नहीं बताया है। ठीक है, जब रेंज में जब आई जाती है एकदम सर पे इनइक्वालिटी साइन कॉस की, तब उस पर डिटेल में डिस्कशन ग्राफ से देखा जाता है। ठीक है, तो आपका कॉर्टेक्स इस केस में कितना आ जाएगा, -1 से 1। इसमें भी वही बात होगी, अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ रही है कि बीच में आपके इनफाइनाइट जा रही है फंक्शन की वैल्यू, तो आप उस इंटरवल को ब्रेक करोगे और फिर लगाओगे। और लगाओगे कैसे कि कॉट अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कॉट अप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। इतनी बात में मुझे लग रहा है तकलीफ नहीं होगी आपको। ठीक है, अगला वाला क्या आएगा फिर आपके पास, पांचवा, y इज इक्वल टू सेक एक्स, y इज इक्वल टू सेक एक्स। अच्छा, y इज इक्वल टू सेक एक्स, आपको पता है सेक एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1/cos x। 1/cos x होती है, अगर डिनोमिनेटर में cos x आ गया तो cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब x नहीं होना चाहिए आपका क्या, ऑड π/2। 2n + 1 π/2 पर आपको सेक का आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अब ये रेसिप्रोकल, इसको बनाने का तरीका क्या होता था, मैंने सिखाया था आपको, आप ना पहले हल्का हल्का कॉस का ग्राफ बना लो, ठीक है, जिस जगह पर cos 0 है उस जगह पर आपको पता है कि वो इनफाइनाइट की तरफ जाने वाला है। देखना, जब आपकी यहां पर cos की वैल्यू 1 है तो आपको पता है cos की वैल्यू 1 है तो sec की वैल्यू 1 निकलेगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी cos की वैल्यू घट रही है, cos की वैल्यू घटेगी मतलब डिनोमिनेटर घट रहा है, तो आपका यहाँ पे sec x की वैल्यू बढ़ रही है, y बढ़ रहा है, और इस जगह पर cos 0 होने वाला है। अगर cos 0 होने वाला है तो आपको पता है कि sec कितना होने वाला है, इनफाइनाइट होने वाला है। तो इनफाइनाइट तो ऊपर की तरफ होता है, sec की वैल्यू बढ़ी रही थी, इनफाइनाइट, ऐसी सेम चीज हो रही है। ये आपका sec का ग्राफ आया है। ठीक है, अच्छा यहां पर cos की वैल्यू -1 है, sec की भी -1 होगी। ठीक है, जब आप इधर जा रहे हो तो वो नेगेटिव साइड में मैग्नीट्यूड तो कमी हो रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइड में बढ़ेगा सेक का। और आपको पता है यहां पे भी 0 हो रही है वैल्यू, तो फिर इनफाइनाइट जाएगी क्या सेक की वैल्यू, नहीं। 0 होने से, अगर आप इधर देखो, कॉस की वैल्यू की बात कर रहा हूं, और कॉस एक फंक्शन होता है, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, और y 0 होता है x एक्सिस पे। क्या बोल दिया, कॉस के 0 होने की बात कर रहा हूं, मतलब फंक्शन के 0 होने की, फंक्शन मतलब कि y 0 कहां होता है, x एक्सिस पे। cos 0 हो रहा है, देखो cos यहां पर 0, लेकिन cos 0 होने से पहले नीचे था, x एक्सिस से नीचे था, मतलब नेगेटिव था। अगर कोई नेगेटिव साइड से वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है तो उसका रेसिप्रोकल जो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा वो कहां से करे, कौन से इनफाइनाइट को करेगा, नेगेटिव इनफाइनाइट को। कि 0 तो हो रही है, लेकिन 0 होने से जस्ट पहले कैसी थी वैल्यू cos की, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे थी, अरे नीचे था ना ग्राफ, y अगर नीचे होता है तो नेगेटिव होता है, तो सेक कौन सा वाला इनफाइनाइट बनेगा अब की बार, माइनस इनफाइनाइट।
ऐसे ही यहाँ बनेगा, ऐसे ही है, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो ब्लैक वाला ग्राफ बन गया इधर, ये आपका y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, रेंज क्या होती है फंक्शन की? रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन नीचे से, ये वाली वैल्यू कितनी थी आपकी? माइनस, ये वाली वैल्यू कितनी थी? नीचे से नीचे ग्राफ चला गया माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से ऊपर आते रहेगा, यहां पे जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली? -1। फंक्शन की, फंक्शन कौन सा? ब्लैक वाला आपका सेक एक्स। इस बीच में आपके यहां पे y की कोई वैल्यू नहीं आ रही, यहां पर कोई वैल्यू नहीं आ रही। आपको पता है -1 पे रुक गई थी आगे y की वैल्यू, फिर y की कोई वैल्यू नहीं आ रही, यहां पे कहीं फंक्शन कहां है इधर में? ठीक है, ठीक है, फिर y की पहली वैल्यू कहां मिली? आपको 1 से मिली है। इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से -1 तक आई और फिर डायरेक्ट कहां जंप ली उसने? 1 से, और 1 से फिर ऊपर चलता जा रहा है कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। या फिर इसको कैसे लिखते हैं आप? मतलब आपका सेक एक्स जो है वो या तो आपका -1 से छोटा रहता है, यूनियन सेक एक्स जो है 1 से बड़ा रहता है। सेक एक्स, हाँ सेक एक्स। y की रेंज क्या चीज होती है? फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन क्या था आपका? सेक एक्स। तो सेक एक्स या तो हमेशा -1 से छोटा रहेगा या सेक एक्स 1 से बड़ा रहेगा। या इसको कैसे लिखते हैं कि मॉड के अंदर सेक एक्स जो है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा, वो वही खुलकर आता है। रेंज ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का आपका सेक एक्स ही तो है। अच्छा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव में आपको पता है वेयर कॉस, जहां कॉस पॉजिटिव होता है वहां सेक पॉजिटिव होता है। रेसिप्रोकल में तो यही बात है। अच्छा, सेक एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, नो वेयर, नो सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल। बल्कि सेक एक्स की वैल्यू 0 कहां होती है? कहीं नहीं होती। अरे यही नहीं पता क्या आज तक कि सेक एक्स का कोई रूट ही नहीं मिलता क्या? मतलब कहीं एक्सेस कट ही नहीं करता। देखो कहां कट कर रहा है एक्सेस, ऊपर ऊपर रह गया, नीचे नीचे रह गया, ऐसे आ गया ग्राफ यूं। ठीक है, यहां पर आगे बीच में से एक्सेस जा रही है, कहीं कट किया क्या इसने एक्सेस? कहीं कट नहीं किया। तो सेक एक्स की वैल्यू कभी 0 नहीं, मतलब वाई कभी 0 नहीं हुआ, बिल्कुल 0 नहीं हुआ भाई। तो सेक एक्स की 0 वैल्यू तो 0 कभी मिलती ही नहीं है, या तो -1 से छोटी रहती है उसकी, या 1 से बड़ी रहती है वैल्यू। ठीक है, मतलब आप इससे सीधी बात आप क्या लिख सकते हो कि सेक एक्स आपका बिलोंग नहीं करता -1 से 1 में। -1 और 1 तो एग्जैक्ट वैल्यू तो उसकी हो जाती है, लेकिन -1 से 1 की कोई वैल्यू नहीं लेता सेक एक्स। तो सेक एक्स की वैल्यू 0 तो पॉसिबल ही नहीं। पॉजिटिव के लिए क्या देखेंगे? जैसा कॉस देखते थे। नेगेटिव के लिए क्या? जैसा कॉस, जहां कॉस पॉजिटिव वहां ये पॉजिटिव। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है फंक्शन? कोई मतलब ही नहीं है भाई। यहां से यहां में जाओगे तो डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर गया। आपने सर 10 में तो आपने ऐसा नहीं देखा। अरे 10 में पूरे टाइम में इंक्रीज कर रहा था, जब ब्रेक हो रहा था 10 में तब अलग बात थी। तो वो तो ऐसा तो मैंने बता दिया, देखते ही नहीं है। ठीक है, एक ही इंटरवल में पूरा कंटिन्यूटी में चल रहा है फंक्शन, और इंक्रीज डिक्रीज भी कर गया, इंक्रीज भी। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इसमें कोई मतलब नहीं रह जाएगा इनइक्वालिटी का। डायरेक्ट बात बताने का, सिर्फ वो 10 और उसमें ही रहता है। फिर छठा आपका क्या है? y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। ये कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1/sin x। 1/sin x होती है वैल्यू। अगर उसकी वैल्यू 1/sin x होती है, इसका मतलब आपका sin x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? n पाई नहीं हो सकती। n पाई नहीं। वही रेसिप्रोकल वाला ग्राफ है ये तो, साइन का रेसिप्रोकल है, आपको पता है। ये सारे ग्राफ जो हैं हम 11th में पढ़ चुके हैं, आपको अभी तक याद होने चाहिए। और उस पर ये वाली बात का बहाना नहीं होना है कि हम तो सर न्यू स्टूडेंट हैं, बहुत से न्यू स्टूडेंट होंगे कि हमने तो नहीं पढ़े थे ये ग्राफ। ये आपकी गलती थी, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी का पार्ट था। अगर आप 11th पढ़ के नहीं आए हो तो 11th थोड़ी पढ़ाई जा सकती है दोबारा। यहाँ पे भी साइन 0 होता है। तो कोसेक का ग्राफ कैसे बनता है? यहाँ पर साइन की वैल्यू 1 है तो कोसेक की वैल्यू 1 है, और फिर साइन 0 की तरफ जा रहा है तो ये इनफाइनाइट की तरफ। यहाँ पे साइन की वैल्यू -1 है तो कोसेक की वैल्यू -1 है, और यहाँ से वो नीचे की तरफ जाता है। तो मतलब आपने कॉस बनाया था और सेक का ग्राफ, जो कॉस का आपका ऐसे करके गुंबद आ गया था, उसके ऊपर से आपने उल्टा करके क्या बना दिया? सेक का। ऐसे ये साइन का ऐसे करके ये टीला बन गया, इसके ऊपर आपने उल्टा करके क्या बना दिया? कोसेक का ग्राफ। ऐसे ही याद रखना होता है उसको। ठीक है, ऐसे ही याद रखना होता है। वही बात के डोमेन ऑफ फंक्शन आपके क्या होगी कि r माइनस एन पाई, के x की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती, बाकी तो सब हो सकती है। जहां पे साइन 0 होगा वो वैल्यू नहीं ले सकते। अच्छा,
रेंज ऑफ फंक्शन, वही जो सेक की रेंज थी कि माइनस इनफाइनाइट से ऊपर आए -1 तक, फिर 1 से कहां चले गए, इनफाइनाइट में, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि कोसेक एक्स आपका, कोसेक एक्स का मॉड आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, आपने ये तो वही ग्राफ बना दी सेक वाला, नहीं वो नहीं है, ध्यान से देखना, ये आपकी वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के उधर है, वाई एक्सिस के उधर है ग्राफ, वो देखो कैसा था सेक का ग्राफ, सेक का ग्राफ, ये वाई एक्सिस थी, इसके दोनों तरफ काट रखा था उसने, जैसा कॉस होता है ना, कॉस के ऊपर से, कॉस को ऐसे करके आपने उल्टा कर दिया ऊपर तक, ऐसे इस तरफ उल्टा कर दिया कॉस को, ऐसी साइन को उल्टा कर दिया, तो क्या मिल गया, कोसेक। उसके अंदर वही बातें हैं कि कोसेक एक्स की वैल्यू 0 कहां होती है, तो आपने बोला कि नॉट पॉसिबल, कोसेक एक्स नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 के बराबर नहीं होता। अच्छा, कोसेक एक्स पॉजिटिव कहां होता है, वहीं पर जहां साइन पॉजिटिव होता है, वेयर साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, जहां साइन पॉजिटिव है वहां कोसेक पॉजिटिव है। वेयर साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये तो मैंने इसका ग्राफ लिखवा दिया। ठीक है, इस पर मैं क्वेश्चन करूंगा, अभी मैं क्वेश्चन करने से पहले ना, लेक्चर खत्म हो रहा है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि क्वेश्चन इसके और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ में कर लिए जाए। भाई फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री के चल रहे थे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी ले लेते। तो चैप्टर शुरू कर दिया कि नहीं, नहीं चैप्टर शुरू कर दिया कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक का बिल्कुल भी नहीं किया है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, वो इनवर्स फंक्शन के बाद सब बातें आएंगी। अभी क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ उसकी ग्राफ डोमेन रेंज, डोमेन ने जितना उसका फंक्शन वाला काम था ना वो अभी करके बैठ जाएंगे, चैप्टर नहीं शुरू कर रहे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, वही 6 अगर ट्रिग्नोमेट्री है, ये क्यों करवा रहे हो सर? फिर ये इसलिए कि क्लास खत्म हो रही है, आप ना नेक्स्ट क्लास में ये याद करके आओगे कि ग्राफ कैसे होते हैं, इनके ग्राफ कैसे होते हैं। मैं आपको ग्राफ समझा दूं, 6 ग्राफ हैं, मैं ग्राफ ही बनाऊंगा सीधे। ठीक है, पहला वाला आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ध्यान से देखते हैं ना, ध्यान से ऐसी बनाते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीका रटने का स्टैंडर्ड तरीका भी होता है कोई, हाँ देखो रटने का स्टैंडर्ड तरीका देखो, देखना भाई, बिल्कुल छोटे ग्राफ बनाऊंगा इसीलिए, जिससे कि बना पाऊं मैं। क्रॉस लगा दिया एक, तीसरा देखो, देखो ध्यान से देखना, ये जो एक्स एक्सिस का प्लेटफॉर्म लगाया हुआ है ना मैंने, पहले वाले में साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, कोसेक सेक है आपकी बार। ठीक है, ये कौन सा है, ये आपका साइन इनवर्स का है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपका y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू आपका टेन इनवर्स एक्स, इसको पढ़ते हैं टेन इनवर्स एक्स। अच्छा, बहुत को तो प्रॉब्लम होगी, हमने तो पढ़ लिया है 11th क्लास में कि साइन के ऊपर जो -1 पावर लगा दी है, इसका मतलब ये नहीं कि 1/sin x है, इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स। ये इनवर्स फंक्शन क्या चीज होती है, ये पढ़ेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या चीज होती है। ये साइन इनवर्स है। अब ये इनवर्स फंक्शन खुद एक फंक्शन होती है, तो उन फंक्शन का ग्राफ होता है। प्लेटफॉर्म देखो, एक्स एक्सिस बीच में एकदम, वाई को बीच में से काटा हुआ है, यहां नीचे ले गया मैं। अगर ये नीचे ऊपर क्या होता है, तो जितना इनफाइनाइट ऊपर है इनफाइनाइट नीचे, अरे जितना हमें बनाना है ग्राफ उस हिसाब से समझा रहा हूं। यहां बीच में है, फिर नीचे चला गया प्लेटफॉर्म, फिर बीच में आया और फिर नीचे चला गया। इसी बात पे ध्यान देना है, कोई आपको रटने, क्योंकि आपको ऐसे याद नहीं होंगे, ये 6 ग्राफ आपको याद नहीं होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये हुआ। अब देखना, आपने ये पढ़ा है ना, इसको सब रटवाने के तरीके भाई। ये फ होता है हिंदी में, फ फ प फ प फ ग, क्या होता है, प फ ग भंगा ग भ म, प फ ग म म होता है ना। हाँ, तो ये फ होता है ना, फ। ठीक है, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये उल्टा फ, साइन इनवर्स का ग्राफ, कि फा में तो लाइन जाती है इधर से,
ठीक है, इधर उल्टा फा, ठीक है। या फिर अगर पहले हम कॉस का देख लेते हैं, पहले कॉस का, तो कॉस का तो सीधा सीधा फा बनता है ग्राफ, ये रहा ऊपर ऊपर, लेकिन है ऊपर, हाँ ये एक्स के एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर, ये कहां, ये ऊपर भी गया नीचे भी गया प्लेटफॉर्म से, ये फा लिखा हुआ है, फा बना हुआ, लाइन मत खींच देना यहां पर कि फाई बना दिया ग्राफ का, ठीक है। ये है कॉस इनवर्स का ग्राफ फा, ये उल्टा फा, ठीक है। उधर देखो वो लेटा हुआ फा, ये जाता है फिर इनफाइनाइट माइनस, ये तो 10 तो आपको पता है परेशान करते हैं, ऐसे करके जाता है, ठीक है। देखो यहां पे ऐसे सोचते हैं इसको, ये ऐसे करके ऊपर चढ़े, अब ऊपर चढ़े तो नीचे उतरेंगे तो कॉट उतारेगा हमको नीचे, कॉट ने नीचे उतार दिया, वो फा ने ऊपर चढ़ाया था, कॉट ने क्या किया, उसी ऊपर वाले को नीचे उतार दिया। ध्यान से सुनते जाना अभी। ये कोसेक का ग्राफ, आपने कोसेक के ग्राफ को, कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए साइन बनाया था और उसमें फिर कोसेक देख लिया था। ऐसे यहां पर साइन इनवर्स का ग्राफ देखो, साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, अभी भी देखा ना, ये तो बना हुआ साइन इनवर्स का। जहां जहां पर ये ऊपर वाली लाइन पे साइन इनवर्स टकराई, ऊपर वाली लाइन कौन सी भी बताता हूं, साइन इनवर्स टकराया है, वहां से आपने ऐसे उठा दिया बिना जीरो को टच किए, ऐसे उठा दिया, ये बन गया कौन सा वाला ग्राफ है, एक काला वाला जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये कोसेक इनवर्स का। ये किसका ग्राफ है, कॉट इनवर्स का। ये किसका ग्राफ है, सेक इनवर्स का। ये सेक इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है देखना, कोसेक बनाने के लिए क्या किया कि ये दो लाइन ली, दो लाइन कौन सी ली, चलो इसे भी बता ही देते हैं कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाती है साइन इनवर्स में, साइन के अंदर y की वैल्यू रहती है, फंक्शन की वैल्यू -1 से 1 में, तो साइन इनवर्स में x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और ये आपका -π/2 से π/2, ठीक है। माइनस नीचे से नीचे -π/2, इससे बाहर नहीं जाता ग्राफ, ये नहीं कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है क्या सर, नहीं, एक्स क्यूब का ग्राफ नहीं है ये एक्स क्यूब का ग्राफ नहीं है, ये ऊपर इनफाइनाइट यही रुक रहा है, यही रुकता है, ये वहीं रुकता है। देखो ये यहां π/2 पर काटा है इसने, ठीक है, ये 1 आया है, ये -1 आया है, और ये पाई, इधर क्या हुआ, ये π/2, इधर -π/2, ये 0, ये कितना है, यहां पाई आया है, यहां 0 आया। ये जो मैंने प्लेटफॉर्म बीच में बनाया था वो सब -π/2 से π/2 में, और जो नीचे बनाया है वो सब 0 से पाई वाले, 0 से पाई वाले। इधर क्या हुआ है फिर, इधर भी देखो, ये है π/2 और ये है -π/2, और ये क्या था, ये 1 था, और ये क्या था, ये -1 था। मतलब ये क्या बनाया, ये कोसेक इनवर्स का बनाने जा रहे थे सर, पहले आपने बनाया साइन इनवर्स का, π/2 की लाइन पे जहां साइन इनवर्स का ग्राफ टकराया वहां से आपने इधर एक लाइन निकाल दिया टेढ़ी करके, उसे क्या बोल दिया, कॉस इनवर्स। और इधर जहां -π/2 की लाइन पे साइन इनवर्स का टकराया वहां से क्या उठा दिया आपने, कोसेक इनवर्स की। इधर देखो, अब आपको पता है कि फिर कॉट की कैसे बनेगी, सेक की कैसे बनेगी, कि आपका कॉस का जो ग्राफ था फ वाला ऐसे था, ये π/2 था, ये पाई था, ठीक है। ये 0 पे जाकर जहां पे कॉस का ग्राफ टकराया है वहां से उठा दिया मैंने सेक इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। और ये जहां टकराया यहां से उठा दिया पीछे की तरफ सेक इनवर्स का ग्राफ। तो ये ब्लैक वाला जो है ना, ये है आपका y = सेक इनवर्स x। ये बनाने के लिए वैसे हमको बोर्ड चाहिए होता है कायदे से, तो बड़ा बोर्ड पे आपको दिखाते इतनी बड़ी बोर्ड में क्लास में 6 बना के बेहतर, इसे पता नहीं पूरे दिख रहे हैं कि नहीं, रटवाने के लिए प्योर, मैं तो सीधे बोल रहा रटने के लिए आपके लिए। कैसे बनकर आते हैं मैं एक एक ग्राफ एक्सप्लेन कर सकता हूं, कैसे बनकर आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। मैं बता रहा हूं, मैं आपको साइन इनवर्स करूंगा ना एक्सप्लेन, आप कॉस को मना कर दोगे कि सर पढ़ा दो आगे, साइन इनवर्स समझ लिया हमने, अब मैं कॉस इनवर्स बता दो कैसे, हम कॉस इनवर्स बता, अब आप बता दो प्रॉपर्टीज और आगे की जितनी बातें, ठीक है। लेकिन आपको पता है मैं मानती नहीं हूं, फिर मैं सेक इनवर्स बताऊंगा उसकी जगह पर एक। देखना ध्यान से, प्लेटफॉर्म बीच में, प्लेटफॉर्म नीचे, प्लेटफॉर्म बीच में, प्लेटफॉर्म क्या है, एक्स एक्सिस, बीच में नीचे, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, फा बनाया, फा बीच वाले प्लेटफॉर्म में उल्टा फा, वो लेटा हुआ फा, ठीक है। ये ऊपर गए थे नीचे आ गए। कोसेक कैसे बनाया कि साइन इनवर्स का ग्राफ बनाया, π/2 और -π/2 की लाइन पर जहां साइन इनवर्स ग्राफ टकराता है, ये नहीं है ग्राफ का पार्ट आपके,
ये आपका कोसेक का पार्ट नहीं है, आपका कोसेक यहां से शुरू होता है, वहां से उठा दिया है समझाने के लिए, ऐसे ही वो उठाया है। अब मैं ये जो बनाई है वैल्यूज इनको हटा रहा हूं, ये जो मैंने बेकार की लाइनें खींच दी थी ना, ठीक है, आपके लिए जरूरी है लाइन, नोट जो मेरे होंगे उसमें नहीं होंगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे इसका डोमेन पूछ ले साइन इनवर्स का, तो डोमेन के बारे में, टाइम हो गया ना हमारा, तो टाइम हो गया लग रहा है, डोमेन के बारे में बता दूं कि जितना लेफ्ट से राइट ग्राफ जाता है वो डोमेन होता है, -1 से 1 का डोमेन होता है क्लोज इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल पे, हाँ क्लोज इंटरवल, ये बिल्कुल पॉइंट है एकदम, पूरा पूरा गाढ़ा पॉइंट लगा दिया लो, पूरा कोई तकलीफ ना, बिल्कुल गाढ़े गाढ़े पॉइंट लगा देता हूं, आपको रटने 6 के 6 ग्राफ, 6 के 6 ग्राफ, ये बिल्कुल इसमें कोई कामचोरी नहीं हो सकती कि हमें एक याद कर लिया दूसरा याद कर लिया, नहीं, 6 के 6 याद होने चाहिए। डोमेन पूछ लिया जाए तो -1 से 1 के बीच में, रेंज पूछ ली जाए तो -π/2 से π/2 के बीच में, डोमेन इसका -1 से 1 के बीच में, रेंज नीचे से नीचे की वैल्यू 0, ऊपर से पाई, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, कैसे नहीं जा रहा इनफाइनाइट तक, यही रुक रहा है। इसका डोमेन पूछ लिया जाए, ये जा रहा है उधर इनफाइनाइट तक, और इधर कहां तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक, तो डोमेन आर हो गया, और रेंज -π/2 की वैल्यू पे टच नहीं करता, ये टच नहीं, तो पैरेलल पैरेलल चल रहा है, ये आपने ऐसे ग्राफ देखे जो पैरेलल पैरेलल चलते हैं, ऊपर π/2 को टच नहीं करता, तो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, ऐसे वो सारे रियल नंबर ले रहा है, उधर माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है, इधर प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन 0 से लेकर पाई ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। अच्छा, ये इसका डोमेन इधर माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है, -1 तक रुक जा रहा है, -1 पे, फिर कहां से शुरू हो रहा है डोमेन, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट का डोमेन, एक्स एक्सिस पे एक्सपेंशन डोमेन होता है, वाई एक्सिस पे क्या चीज आती है, रेंज, नीचे से नीचे की वैल्यू -π/2 ले रहा है, बिल्कुल डार्क बॉल बनाई है मैंने, ले रहा है वैल्यू, ऊपर से ऊपर की वैल्यू π/2 ले रहा है एकदम, कौन सी वैल्यू नहीं हो रही कोसेक की, ये नहीं हो रही वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, 0 की, अच्छा, मतलब -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और माइनस में 0 बिल्कुल, अरे उधर लिखा ही नहीं है -1 से 1, ला ये कितना था, π/2, डोमेन माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है, -1 पे रुक गया, फिर 1 से लेकर इनफाइनाइट पे, डोमेन माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, रेंज नीचे से नीचे वैल्यू आ रही है 0, देखो ये फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू होती है रेंज, सर फंक्शन की वैल्यू तो 1 है, फंक्शन की वैल्यू नहीं है 1, एक्स एक्सिस है वो, वाई की वैल्यू कितनी है यहां पर, 0, ऊपर उठा दूंगा कहां तक ले गया वैल्यू, बिल्कुल लेती चला गया सारी वैल्यू, कौन सी वैल्यू नहीं ली उसने बीच में, π/2 की, π/2 की वैल्यू कहां से कहां वैल्यू ली, 0 से लेकर पाई में, और -π/2, ये क्या चीज हो गई, रेंज। अच्छा अच्छा, लिखवाएंगे नहीं सर, लिखवाएंगे ना अगले टर्न पे, अभी तो आप इसे याद करके आओ, याद करके आओ, पहले ग्राफ इस पे आते हैं फिर, ठीक है, यहां पे आपकी खत्म करते हैं लेक्चर।